अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने मैट्रिसेस की एग्ज़ाम के बारे में बताया होगा आपको। अगर आप उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को अच्छी तरह हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम एंड नल। वो कहता है कि मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, आइडेंटिफाई यानी कि तलाश करें यूनिट, रो, कॉलम और नल। अगर आपने एग्जाम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा तो आपको सबसे पहले पता चल गया होगा कि ए जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास क्या है। तो हमने बताया था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर सारे एदाद जो हैं वो ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास कहलाएगा नल वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम बी को देखें तो हमने एग्जाम के अंदर पढ़ा था कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट को नंबर लिखने को हम कहते हैं रो, यानी कि नंबरों को लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखना या राइट से लेकर लेफ्ट तक लिखना, वो हमारे पास आ जाती है एक रो। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो वो हमारे पास आ जाती है रो मैट्रिक्स। अब हम सी मैट्रिक्स को देखें तो उसके अंदर उसने डायगोनल के तौर पर एक और एक नंबर दिया हुआ है। हमने बताया था कि डायगोनल जो होता है वो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक नंबर को कहते हैं, और जो नॉन डायगोनल होता है वो इन नंबर के अलावा बाकी सारा जो है वो ज़ीरो होता है। ये हमारे पास नॉन डायगोनल और ये हमारे पास है नॉन डायगोनल। और हमने एक और पढ़ा था कि सेम नंबर को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन अगर वो सेम नंबर एक एक में आ जाए तो हम उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स ये होगा, तो हम इसको लिख देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम ई को देखें तो ई के अंदर सब एदाद जो है वो ज़ीरो है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो जो मर्ज़ी हम कह सकती हैं। उसके बाद एफ के अंदर देखें तो हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अगर हम नंबर लिखें वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कॉलम। तो इसी के साथ अगर उसने पूछा हो कि कॉलम का भी पूछना, तो कॉलम का भी पूछा गया तो हम लिख सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये तो मैंने डिफाइन किया था, इसको लिखने का तरीका अलग है। जब भी आपसे सवाल के अंदर पूछा जाए तो आपने इसको इस तरह लिखना है। मतलब कि आपको पूछा गया हो कि ए मैट्रिक्स फाइंड कर, तो आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जीरो सारे हैं तो हम लिख सकते हैं इज आ जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद बी का पूछा गया हो तो बी के अंदर मैट्रिक्स बी इज आ रो मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद सी का पूछा गया तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स सी इज आ आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ई का पूछा है मैट्रिक्स ई इज अ नल मैट्रिक्स। उसके बाद एफ का पूछा गया कि मैट्रिक्स एफ इज अ। अब हम सवाल नंबर 2 को शुरू करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि आइडेंटिफाई यानी कि तलाश करें स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। तो अगर हम पहले सवाल की जानब देखें तो वहाँ पर हमें ये वाले क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे, उसके अलावा हमने ये तलाश करना था। लेकिन सवाल नंबर 2 के अंदर उसने हमें ये वाले दिए होंगे, हमने इनमें से तलाश करना है कि कौन कौन सी है, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट 1 को देखें तो उसके अंदर हमारे पास एक दो रो, एक दो और तीन कॉलम दिए होंगे, जिसके मुताबिक हमने रेक्टेंगुलर के अंदर पढ़ा था कि अगर एक दो रो हो और तीन कॉलम, यानी कि कॉलम और रो की तादाद बराबर ना हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम इसके आगे लिख देंगे कि ये रेक्टेंगुलर है। तो अगर हम तलाश करें ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर बताया गया था कि रो और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, लेकिन इसके अंदर इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर हम रो को देखें तो रो मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर एक रो, इसके अंदर दो रो है, तो ये भी रो नहीं है। इसी तरह अगर हम कॉलम के अंदर देखें तो कॉलम भी है एक दो तीन, लेकिन उसके अंदर बताया था कि कॉलम जो था वो एक ही होता था, तो इसलिए इसके अंदर तीन तीन कॉलम है, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिटी की बात करें तो उसके अंदर भी डायगोनल होना चाहिए, लेकिन ये डायगोनल अच्छी तरह नहीं बन रहा, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा। नल मैट्रिसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जीरो जीरो होना चाहिए, लेकिन इधर जो अदाद है जीरो के बगैर भी है, तो ये नल भी होगा, ये सिर्फ होगा रेक्टेंगुलर। उसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर रो और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए, जिसके मुताबिक इसके अंदर एक दो तीन रो एक कॉलम है, जिसके मुताबिक ये कह सकती हैं कि ये
स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। उसी तरह रेक्टेंगुलर में अगर देखें तो रेक्टेंगुलर के अंदर 1 2 3 तीन रो और एक कॉलम है। इसके मुताबिक कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती रेक्टेंगुलर के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है। पार्ट 2 भी रेक्टेंगुलर है। उसी तरह अगर हम रो को देखें तो 1 2 3 रो है, क्योंकि एक रो होनी चाहिए, इस वजह से ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। कॉलम को अगर देखें तो एक कॉलम, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा नेम हो सकती हैं, तो इसी वजह से ये रेक्टेंगुलर भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये भाईजान कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आइडेंटिटी को देखें तो आइडेंटिटी के अंदर जो है वो हमारे पास सेम होने चाहिए डायगोनल, लेकिन ये नहीं है, तो इस वजह से आइडेंटिटी भी नहीं होगा और नल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। उसी तरह अगर हम तीसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर 1 2 यानी कि 2 रो और 2 ही कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो हम इधर यह लिख सकते हैं कि ये बाईजान स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीसरा है तो हम तीसरा लिखेंगे। उसके बाद अगर हम रेक्टेंगुलर को देखें, रेक्टेंगुलर के अंदर तादाद बराबर नहीं होती, तो इसके अंदर तो बराबर है, ले फिर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो हम रो को देखें, रो भी ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक रो चाहिए होती है। कॉलम भी ये नहीं होगा क्योंकि एक कॉलम चाहिए। आइडेंटिटी को देखें तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा क्योंकि इधर भी और इधर भी सेम नंबर और इधर 0 0 चाहिए होता है। अगर हम नल को देखें तो ये नल भी नहीं, ये सिर्फ होगा स्क्वायर मैट्रिसेस। उसके बाद अगर हम चौथे पार्ट को देखें तो इसके अंदर 1 2 कॉलम और 2 ही रो है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो ये चौथा पार्ट भी है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है। और उसके अलावा अगर हम देखें रेक्टेंगुलर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर रो और कॉलम की तादाद बराबर ना होना चाहिए। इसी तरह रो भी देखें तो एक रो होना चाहिए, इसके अंदर 2 रो हैं, और कॉलम भी एक होना चाहिए लेकिन इसके अंदर 2 रो हैं, तो ये रो और कॉलम दोनों नहीं होंगे। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो उसके अंदर हमें बताया गया था कि डायगोनल में एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक एक होना चाहिए, या फिर हम इससे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखा जाए तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये चौथा पार्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसी तरह अगर नल की बात करें तो नल के अंदर सारे दादा जो है 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर दादा 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आइडेंटिटी और स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे पांचवा पार्ट पांचवा पार्ट के अंदर 1 2 3 1 2 3 जो है वो रो है और 2 हमारे पास कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है बल्कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जो कि वो कहता है कि इसकी तादाद जो है वो बराबर नहीं है। तो इस वजह से हम धीरे लिख सकते हैं कि पांचवा पार्ट भी है वो रेक्टेंगुलर है। उसके बाद रो के अंदर देखें तो रो भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी का अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके स्क्वायर कॉलम होना चाहिए और इसमें डायगोनल जो है वो एक 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 होना चाहिए। उसके बाद नल मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर भी नल मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ अगर हम छठे पार्ट की तरफ देखें तो छठे पार्ट के अंदर हमारे पास एक रो है और 1 2 3 हमारे पास कॉलम है, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इसमें कॉलम और रो की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो छठा पार्ट जो है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम रो की बात करें तो इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ये कौन सा पार्ट था, ये छठा पार्ट था। उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉलम इसके अंदर 3 है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा। आइडेंटिटी को अगर हम देखें आइडेंटिटी भी नहीं होगा। नल देखें नल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम सातवें पार्ट को देखें उसके अंदर हमें कॉलम की तादाद 1 मिली है बल्कि रो की तादाद 3 मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इन दोनों की तादाद बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सातवां पार्ट भी रेक्टेंगुलर है। उसके अलावा अगर हम रो को चेक करें तो रो भी इसके अंदर 3 है, तो हम इसे कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। और अगर हम कॉलम के बारे में पूछा करें तो एक कॉलम है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि कॉलम में एक ही कॉलम होना चाहिए, तो इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि VI बल्कि सातवां पार्ट भी कॉलम है। उसके बाद अगर हम आठवें की तरफ देखें 1 2 3 1 2 और 3 रो और 3 ही कॉलम है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर आठवां पार्ट है
ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रो कॉलम की तादाद बराबर है, रो भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी को देखा जाए तो आइडेंटिटी के लिए भी 1 1 1 यहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए और यहाँ पर 0 0 यहाँ पर भी 0 0 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी भी नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हम नल को देखें तो यहाँ पर नल भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें तो सारों के अंदर सिर्फ हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम और आइडेंटिटी ही तलाश हुआ है और हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम लास्ट आखिरी पार्ट को देखें, आखिरी पार्ट के अंदर हमें बताया गया है कि इसके अंदर 1 2 1 2 दो ही कॉलम और 2 ही रो हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी यूज़ हो रहा है और ये सारे अदाद जो है वह ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है ये नल वेक्टर। तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, बल्कि जो सा नोवा पार्ट जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो हमारे पास था नल वेक्टर भी, क्योंकि उसमें सारे अदाद जो थे वो हमारे पास ज़ीरो थे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखें तो उसके अंदर भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही मालूम करना है कि आइडेंटिफाई तलाश करें डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने इसके अंदर वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, लेकिन उसके अंदर जो था वो डायगोनल नहीं था, स्केलर नहीं था और आइडेंटिटी नहीं था। इसके अंदर है और इसके अंदर हमने डायगोनल मालूम करना है। सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो उसके अंदर जो डायगोनल की लाइन है उसके अंदर जो है वो सेम वैल्यूज़ है। तो मैंने बताया था कि अगर सेम वैल्यूज़ हो वो हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो उसके अंदर हमारे एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक नंबर होना चाहिए और बाकी जो है वो दूसरे सारे जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर होना चाहिए। अगर वो सेम हो तो वो स्केलर भी होगा, लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर लिखे हो तो वो हमारे पास डायगोनल भी होगा। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर एक एक होना चाहिए। तो ये सिर्फ डायगोनल और स्केलर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पार्ट जो है वो हमारे पास डायगोनल है और स्केलर भी है। उसके बाद अगर हम बी को देखें तो बी के अंदर हमें बताया गया है कि 2 0 0 -1। इसके अंदर ये डायगोनल है, स्केलर भी नहीं और आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल के अंदर एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक नंबर लिखे होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो ये जो से 0 0 लगे ये नॉन डायगोनल है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर जो है वो सारे लगे हों उसके अलावा बाकी ज़ीरो, तो ये डायगोनल होगा। स्केलर नहीं होगा क्योंकि स्केलर के अंदर सेम नंबर होना चाहिए और आइडेंटिटी भी नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर 1 और 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल है, बी पार्ट हमारे पास। अब हम सी को देखें तो सी के अंदर हमें बताया गया है कि ये हमारे पास जो है कॉलम दिया गया है उसके अंदर डायगोनल जो है एक से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो एक एक है, जिसके अंदर हमें मालूम होता है कि ये डायगोनल है और ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अगर इसे स्केलर होता तो यहाँ पर 1 के अलावा जो है वो 2 3 4 5 लिखा होता, लेकिन ये हमारे पास डायगोनल और आइडेंटिटी लग रहा है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ जो डायगोनल भी लग रहा है और हमारे पास स्केलर जो है वो कभी कभार लग रहा है और यूनिट भी है वो भी हमारे पास लग चुका है। उसके बाद अगर हम डी पार्ट को देखें तो उसके अंदर सिर्फ हमारे पास डायगोनल हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक भी नंबर जो है एक नंबर है वो हमारे पास होना चाहिए, चाहे उसके अलावा ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो, वो ज़ीरो के बगैर होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम ना हो तो आप मेरे पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इसकी एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही सिंपली तरीके के साथ सिंपल तरीके के साथ जो है वो बयान की गई है। तो अगर हम डी को देखें तो डी के अंदर डी भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल जो है वो सबके साथ आ रहा है। इसी तरह अगर हम ई पार्ट को देखें तो ई पार्ट के अंदर 5 - 3 जो है वो हमारे पास 2 हो जाता है और 1 + 1 2 हो जाता है, यानी कि ये दोनों क्या है सेम। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ई पार्ट और ये भी है हमारे पास ई पार्ट। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि हमने फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिसेस। या मैं मैट्रिसेस लिखना भूल गया हूँ तो यहाँ पे हम लिखना है मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमने मालूम करना है फाइंड करें नेगेटिव मैट्रिसेस। तो उसके अंदर सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि हमें फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिसेस। तो नेगेटिव मैट्रिसेस के अंदर मैंने बताया हुआ था कि हमने सबकी वैल्यूज जो वो चेंज करनी होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को शुरू करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि फाइंड करें नेगेटिव मैट्रिसेस। नेगेटिव मैट्रिसेस का अंदर मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया हुआ है कि हमने सब वैल्यूज़ को है वो चेंज करना होता है, सब वैल्यूज़ के साइन को सब वैल्यूज़ के साइन को चेंज करना होता है। जो कॉलम का क्या कहते हैं नेम होता है, उसको भी हमने उसका साइन भी है वो चेंज करना होता है। तो इसी तरह अगर हम ए पार्ट को देखें तो शायद आपको इसके साथ साथ ही समझ आ जाए कि नेगेटिव मैट्रिक्स हो सके। तो अगर हम सॉल्यूशन को लिखने के बाद ए मैट्रिसेस को यहाँ पर लिखें, उसके बाद उसने कहा हुआ कि नेगेटिव मैट्रिसेस मालूम करें, तो उसके मुताबिक हमने सब की साइन को चेंज करना होता है। तो इधर भी प्लस है, इधर भी हम माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस लगाएंगे, ये जीरो, इसके साथ जो मर्जी वैल्यू लगा दे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डीट है। उसके अलावा अगर हम देखें इसको तो इसके अंदर माइनस है, इसको भी हम प्लस करेंगे। इसी के साथ ए के अंदर क्या है प्लस था, इधर हमने माइनस लगा दिया। इसके साथ यहाँ पर क्या था माइनस प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया। उसी के साथ ज़ीरो है वो हमारे पास जो है ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है। ये हमारे पास जो होता है वो नेगेटिव मैट्रिसेस होता है। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को देखें, दूसरे पार्ट को, उसके अंदर उसने कहा हुआ है कि इसके अंदर भी इसके भी नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें। तो हमने इसके भी सारे साइन चेंज करने होते हैं। बी को भी प्लस बी को माइनस बी के अंदर कन्वर्ट करना है, और सब जो आदात को उसको भी नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना होता है। +3 को -3 में, -1 को +1 में, +2 को -2 में और +1 को -1 में। इसी तरह अगर हम सी को देखें तो सी के अंदर सारी जो है वो वैल्यूज़ प्लस के अंदर है, सी भी प्लस के अंदर है, हमने चारों को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबको है वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हम डी और ई के पार्ट को भी देखें तो उसके अंदर भी हमने सबके वैल्यूज़ की साइंस को चेंज किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि डी के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई है हमने उन सबके वैल्यूज़ की साइन को चेंज किया हुआ है। -3 लगाने के बाद ये -3 जो है +3, ये +2 है, ये -2 का, और ये -4 +4 का, इसी 5 जो है वो -5 का हो चुका है। याद रखिएगा हर वैल्यूज़ के साथ अगर प्लस लिखा हो तो हम निशानदेही नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर माइनस हो तो माइनस को हम ऐसे लिख दिया करेंगे। उसके साथ अगर हम ए को देखें तो ए के अंदर भी 3 वैल्यू जो है प्लस की, एक माइनस की, इसी तरह हमने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, इसको प्लस में। तो ये हमने किया हुआ है कि हमने सब को 3 वैल्यूज़ को माइनस में कन्वर्ट किया और एक वैल्यूज़ को प्लस में कन्वर्ट किया। शायद आपको अच्छी तरीके से समझ ना आ जाए, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसी तरह अगर हम मेरे पार्ट 1 को देखें 1.2 एक्सरसाइज की, तो उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ एक टाइप को आसानी के साथ सिंपल तरीके के साथ समझाया हुआ है। इसके साथ अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, उसके अंदर उसने कहा है कि फाइंड ट्रांसपोज, ये मैं मैट्रिसेस लिखना भूल गया, तो उसने कहा हुआ है कि फाइंड करें ट्रांसपोज मैट्रिसेस होता क्या है। तो ट्रांसपोज मैट्रिसेस होता है कि हमने कॉलम को रो में या रो को कॉलम में तब्दील करना होता है। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है एक कॉलम है, तो हमने इसको रो में तब्दील करना है। तो रो में तब्दील करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट से राइट की जानिब नंबर्स को लिखना होता है। तो हमने 0, 1 और -2 ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेते वक्त वेरिएबल के ऊपर भी हमने टी लिखना होता है और इसके ऊपर भी टी लिखना होता है। तो अगर आपको ट्रांसपोज की समझ नहीं है तो आप पार्ट 1 के अंदर देख सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बी को देखें तो बी के अंदर भी हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट से राइट लिखा हुआ है, हमने इसको किस में चेंज करना है, कॉलम के अंदर, रो को हमने कॉलम के अंदर चेंज करना है। तो हम इधर लिखेंगे बी का ट्रांसपोज और ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि हमने कॉलम बनाना है तो इस वजह से इन सबको इस तरह लिखेंगे 5, 1 और -6, ये है इसका ट्रांसपोज। इसी तरह अगर हम सी के पार्ट को भी और डी के पार्ट को भी देखो तो हमने इसके अंदर भी कॉलम को रो में या रो को कॉलम में तब्दील करना होता है। तो इसी तरह सी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसके अंदर ये जो रो है इसको कॉलम में, ये भी रो है इसको कॉलम में, ये भी रो है ये इसको कॉलम में, या फिर हम ले सकते हैं कि कॉलम को रो में, कॉलम को रो में। तो मैं आपको लेके बताता हूँ। सबसे पहले हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं कि 1 और 2 को रो है, हम इसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये भी दूसरे कॉलम को दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, 2, -1, 3 और 0।
इसी तरह पहले हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, अगर हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करें तो भी यही आंसर आएगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 इसको हमने रो में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए 1 2 3। इसी तरह 2 - 1 को रो में कन्वर्ट करना है, ये देख लें। तो यही हमारे पास आ जाएगा। टी लगाना हमारे लिए अहम है क्योंकि इससे मालूम होता है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम डी को देखो, डी के अंदर भी हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसे कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 रो है हमारे पास, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और 0 5 जो है वो रो है हमारे, इसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। या आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे कॉलम को रो में कन्वर्ट करें 2 0 इसको रो में कन्वर्ट करें ये हो जाएगा, और 3 5 जो कॉलम जो इसको भी रो में कन्वर्ट करें तो ये आंसर आ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 और पार्ट। ए को अगर हम सॉल्व करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, तो आप इसे ज़ुबानी भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 और 3 -4 और 5 आप इसे ज़ुबानी भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई। और टी लगाना मत भूलिएगा, जिसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। 1 2 1 2 3 4 3 एंड 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो 6 के अंदर उसने कहा हुआ है कि वेरीफाई, इसको सोल्व करें कि ए हमारे पास ये वाला कॉलम है और बी हमारे पास ये वाला कॉलम है। देन उसने कहा कंडीशन दी हुई है कि ये जो है इसका ट्रांसपोज लें और उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज लें, तो वो हमारे पास इसके ही इक्वल आएगा। तो ये बी के अंदर भी उसने कहा हुआ है दूसरी कंडीशन के अंदर कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास बी आना चाहिए। आपको सोल्व करने के साथ अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो अगर हम पहले ए के पार्ट को लिखें, ये लिख लिया, उसके बाद 1 2 0 और 1। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का आपको तरीका पीछे मालूम हो चुका है कि हमने ए को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में तब्दील करना है। तो इस वाली रो को ऐसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और 0 1 इसको भी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया और उसने ऐसी कंडीशन दी हुई है कि हमने इसका ट्रांसपोज फिर से दोबारा लेना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका फिर से हम लेंगे ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, एक इस कॉलम को एक रो में तब्दील करेंगे और इस कॉलम को भी रो में तब्दील करेंगे। तो ये हमने लिखा है। तो हम क्या, ये अगर हम देखें तो ए वाला पार्ट जो है वो इसके मुताबिक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 1 2 1 2 0 1 और 0 1 ए की पोजीशन के अंदर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल है। इसी तरह अगर हम बी को सोल्व करेंगे, इसी तरह अगर हम बी को देखें तो बी के अंदर जो है पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो 1 पहले रो को कॉलम में तब्दील करेंगे, फिर रो को कॉलम में तब्दील करने के बाद ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद हमने बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है, यानी कि बी का ट्रांसपोज उसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। 1 2 को फिर से किसमें के अंदर, कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे, इसको फिर से कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो है वो इसके इक्वल आ रहा है 1 1 1 1 2 2 0 0। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 2 की समझ ना आ रही हो तो हम मेरा जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 1 को देखिएगा, जिसके मुताबिक आपको अच्छे तरीके के साथ समझ